अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोना खान। आप सब लोग मुझे कराची प्रेस क्लब के कराची प्रेस कॉर्नर से हमेशा देखते आए हैं। आज मैं इस्लामाबाद में हूं और हाई कोर्ट के सामने हूं। हाई कोर्ट के सामने के साथ साथ मेरे साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्सियत मौजूद है जो कि बड़े हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं। और अभी जो हालिया जो वाक़या हुआ और अभी इलेक्शन भी हुए हैं नेशनल प्रेस क्लब के, मैं वहाँ पे भी मौजूद थी। इस हवाले से हम उनसे बात करना चाहेंगे। मौजूद है हमारे साथ मतीउल्लाह साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम मोना, बहुत शुक्रिया। सर पहले तो मैं नेशनल प्रेस क्लब के इलेक्शंस के हवाले से जानना चाहूँगी। मैं ख़ुद भी मौजूद थी जब इलेक्शन हो रहे थे, सारी चीज़ें हो रही थी, तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी जागो पैनल था आपका, उस हवाले से आप लोगों ने कितने वोट लिए, क्या कारकर्दगी रही, इस इलेक्शन को किस तरह से देखते हैं आप? मोना बहुत शुक्रिया। नेशनल प्रेस क्लब जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रेस क्लब है। तमाम पाकिस्तान के प्रेस क्लबों का नुमाइंदा प्रेस क्लब है और कराची प्रेस क्लब में का भी बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ी तारीख़ है। लाहौर प्रेस क्लब, कोयटा, पेशावर प्रेस क्लब, नेशनल प्रेस क्लब में बहुत से मसाइल हैं, मगर मैं सबसे पहले तो यही तस्लीम करता हूँ कि इस इलेक्शन में जागो ग्रुप को, हमारे ग्रुप को शिकस्त हुई है और 158 वोट हमने लिए हैं, जो कि बहुत थोड़े हैं। मगर मेरे नज़दीक ये एक जमहूरी अमल है। हम पिछले 7-8 साल से इलेक्शन लड़ रहे हैं और हम कभी अलायंस में भी गए, इंडिविजुअली भी गए। हमारी जो बेस्ट परफॉर्मेंस रही है वो अबाउट 500 वोट तक हमने हिट किया है। लेकिन इस दफ़ा हम पूरी तैयारी के साथ भी नहीं उतरे। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि हमारे प्रेस क्लब के अंदर जो धड़े हैं वो प्रेस क्लब के अंदर सूरत हाल ऐसी है कि वो धड़ाबंदी जो है वो नज़रियात और उनसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तीसरी बात यह है कि हम खुद मुकम्मल तौर पे सहाफ़ियों तक पहुंच नहीं सके अपने मंशूर के साथ। हमारे मंशूर में जो बातें हैं उससे कोई इख्तिलाफ़ नहीं करता, मगर बदकिस्मती से इसके लिए नेशनल प्रेस क्लब के इलेक्शंस के लिए भी अब काफ़ी वसाइल चाहिए होते हैं और हमारे पैनल में ज़्यादातर लोग जो थे वो जॉबलेस थे, मेरे समेत, और हमारे पास वो वसाइल शायद नहीं हैं कि जिनको इस्तेमाल करके हम ज़्यादा से ज़्यादा सहाफ़ियों तक पहुँच पाते। तो और बहुत सारी वजूहात भी हैं और इसीलिए मैंने खुले दिल से अपनी शिकस्त को हमने तस्लीम किया और प्रेस क्लब में आने वाली बॉडी को हमने मुबारकबाद दी और उनको अपने भरपूर तावन का भी यकीन दिलाया। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं उम्मीद करता हूँ अब नई बॉडी कर सकेगी। अच्छा मतीउल्लाह साहब, क्योंकि मैं मौजूद थी वहाँ पे, मेरी लोगों से भी बातचीत रही। आप क्योंकि आप बात करते हैं, आप खुलकर बात करते हैं, तो मैं भी चाहूँगी कि मैं भी खुल के आपसे बात करूँ, क्योंकि जो मेरी उनसे बात रही उनका ये कहना है कि आप सहाफ़ियों के साथ डिस्टेंस रखते हैं, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप हो पाई, ये दूरियाँ हैं, वो फासले हैं, जिसकी वजह से जो है वो जागो पैनल वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता। इसमें कितनी सच्चाई है? देखें, ये बात काफ़ी हद तक दुरुस्त भी है, मगर मैं दूरियां रखने की एक वजह ये भी है कि मैं तकरीबन अब 2 साल होने वाले हैं, मैं जॉब पे नहीं हूँ, तो मेरे अपने इतने मुश्किलात और मसाइल भी हैं कि जिनकी वजह से शायद मैं प्रेस क्लब को ज़्यादा वक्त नहीं दे पाता। और जैसे मैंने पहले कहा, हमारे पैनल में दूसरे लोग भी जो हैं वो काफ़ी मुश्किलात का शिकार हैं। तो यकीनी तौर पे अगर हमारे पास वो वसाइल हों तो हम 24 घंटे जो हैं प्रेस क्लब के तमाम सहाफ़ियों को वक्त दे सकते हैं। मगर आप खुद जानती हैं कि आजकल पूरे पाकिस्तान में आधे से ज़्यादा सहाफ़ी जो हैं वो तो बेरोज़गार हैं इस वक्त और कहीं की माँ से उनको तनख्वाह नहीं मिल रही। तो जिन सहाफ़ियों की ये मुआशी मुश्किलात हैं वो जागो ग्रुप की मुश्किलात को भी अच्छी तरह समझते हैं। अच्छा सर, क्योंकि आपने कहा कि आपका अभी क्योंकि आपका रोज़गार नहीं है, आप जाहिर सी बात है आपकी फ़ैमिली है, आप एक सीनियर सहाफ़ी हैं, आपकी खिदमात हैं इस मुल्क के लिए भी। मुझे आप ये बताएं कि आपका फिर गुजारा किस तरह से होता है? और क्योंकि मैं इस बात को दूसरी बात से भी लिंक करना चाहती हूँ, क्योंकि आपकी जो किडनैपिंग वाला वाक़या है, कुछ लोग तनकीद की इस नज़र से भी देखते हैं कि शायद कहीं ना कहीं आपका, क्योंकि लोगों को अभी तक क्लियर नहीं है इस वाक़े के हवाले से, कुछ क्या कहते हैं, कुछ क्या कहते हैं। अगर मुझे इजाज़त दे तो ये कहते हैं कि इसका कहीं ना कहीं वो फ़ायदा आप लेना चाहते थे, बहुत सारे लिहाज से, इस इलेक्शन को भी लेके और रोज़गार के हवाले से भी जो चीज़ें हैं। तो आप मुझे बताएं इसमें क्या सच्चाई है, क्या सदाकत है? देखें, अगर मैं फ़ायदा लेने वाला बंदा होता तो मैं 2 साल पहले ही ले चुका होता। मैं 2 साल तक किस बात का इंतज़ार करता? और सहाफ़ी जो हैं वो अपना फ़ायदा नहीं, मुआशरे का फ़ायदा सोचते हैं। तो जहाँ तक मेरी इस बात का ताल्लुक़ है कि मैं गुजारा कैसे होता है, यकीनी तौर पे बहुत मुश्किल है ये मामला। और मैं ज़्यादा तफसीलात में इसलिए नहीं जानना चाहूँगा कि बहुत से पर्सनल मैटर्स हैं। अब मैं आप लोगों को क्या बताऊँ कि मैं क्या किसी बैंक से कोई लोन लेता हूँ या मैं बैंक के लोन की किस्तें भी नहीं अदा कर पाता।
या फिर मैं ये आपको बताऊं कि मैं अपने भाई से या अपने स्कूल और कॉलेज के क्लास फेलो से मदद लेता हूं या वो मुझे सपोर्ट करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये सारी बातें हैं कि इनकी इतनी तफसील में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, मगर असल बात ये है कि क्या मैं बदला हूँ, क्या मैंने किसी से कोई माफ़ी मांगी है जाके। तो फ़ायदे वाली बात होती तो मैं शायद मुझे अच्छी नौकरी मिली होती, मेरे पास भी ऑडीज़ गाड़ियाँ होती, मर्सिडीज़ होती, प्राइवेट जेट होते, ये सारी चीज़ें मेरे पास नहीं हैं। तो इसलिए अब पता नहीं मैं कौन सा फ़ायदा लिया। अगर होता तो अभी तक जो हमारे ख़िलाफ़ लोग काम कर रहे हैं वो तो मेरे सारे हालात से अच्छी तरह आगाह हैं, वो सब कुछ बता चुके होते। नहीं तो आप मुझे ये बताएं, बिलावल भुट्टो साहब ख़ुद आपके घर पे तशरीफ़ लाए और यही बिलावल भुट्टो साहब थे जो हमारे सिंध के सहाफ़ी अज़ीज़ मेमन साहब, जब उनका मर्डर भी हो गया वो वहाँ तो नहीं गए लेकिन आपके पास आपका हाल पूछने के लिए आए। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ बिलावल भुट्टो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। वो एक हिस्ट्री है उनकी भी, और जबर और जुल्म के हवाले से जो उनके ख़ानदान की तारीख़ है वो दुनिया की एक तारीख़ है। तो शायद इस हवाले से वो भी एक इज़हारी यकजहती के लिए आए थे और ये अच्छी बात है। और मेरे ख़्याल में उनको ऐसे तमाम सहाफ़ियों के घर जाना चाहिए। और उनकी जो सिंध की हुकूमत है, मुझे जो मेमन साहब का मालूम हुआ है उसमें कुछ गिरफ़्तारियाँ भी हुई हैं, और यकीनी तौर पे अगर ऐसे मामलात होते हैं तो उनकी हुकूमत के जो गुज़रा हैं या खुद उन सब को इज़हारी यकजहती करना चाहिए। मैं शायद इस्लामाबाद में हूँ और पाकिस्तान की सारी सियासत शायद इस्लामाबाद के गिर्द घूमती है, तो बिलावल भुट्टो ने भी शायद ज़रूरी समझा कि मेरे घर आएँ, और जिसके लिए मैं उनका मशकूर हूँ। लेकिन वो सिर्फ मेरे घर नहीं आए, उनके इस इक़दाम से पाकिस्तान के पूरे सहाफ़ियों को एक हौसला मिला है कि पाकिस्तान की सियासी जमातें और ख़ासकर अपोजिशन की जमातें जो हैं वो अभी तक जो हैं इंसानी हकूक़ और आज़ादी राय के लिए आवाज़ उठाने के काबिल हैं, जबकि बहुत से दूसरे मामलात में वो कमज़ोर पड़ चुकी हैं। अच्छा सर, क्योंकि वाक़या इस तरह हो गया कि आप जैसा लोग कहते हैं कि आपको उठा लिया गया, कुछ इदारे इन्वॉल्व थे, लेकिन अब कुछ मैं तो नहीं, कुछ लोगों के यही सवाल हैं कि हमारे इदारे जब कोई काम करते हैं तो पूरा काम करते हैं, और ये कैसे हो सकता है कि उन्होंने जब ये वाक़या जब रोनुमा हो रहा होगा तो वहाँ कैमरे लगे हुए थे, तो वो क्यों ऐसी हरकत करेंगे या ऐसी बेवकूफ़ी करेंगे कि कैमरे के सामने एक इस्लामाबाद से एक सीनियर सहाफ़ी को उठा लें? ये बात समझ नहीं आती लोगों को। यही बात मुझे भी समझ नहीं आ रही। इसका बड़ा सिंपल आपने जवाब दिया है। अच्छा, एक और चीज़ आपने बताया कि ऑब्वियसली बात है कि सहाफ़ियों के हालात अच्छे नहीं हैं, सारे इसी तरह से हमारे सीनियर सहाफ़ी होते हुए आपके हालात अच्छे नहीं हैं, तो इस हवाले से आप किससे कहना चाहेंगे? हुकूमत से, हमारे इदारों से? कौन इसमें ज़्यादा कसूरवार है या हमारी सहाफ़ी बरादरी ख़ुद इसमें इन्वॉल्व है? देखिए, सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का सहाफ़ियों की बेरोज़गारी नहीं है। पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला आज़ादी राय है। मतीउल्लाह जान की नौकरी या किसी और सहाफ़ी की नौकरी इशू नहीं है। यहाँ पे जब एक वज़ीर आज़म भी अपनी नौकरी पूरी नहीं कर सकता तो एक सहाफ़ी की नौकरी होना ना होना इससे क्या फ़ायदा है इतना। और जो वज़ीर आज़म भी अपनी नौकरी कर रहा हो किसी की और कह रहा हो मैं तो कभी छुट्टी भी नहीं करता, तो फिर ऐसे वज़ीर आज़म के होते हुए किसी सहाफ़ी से क्या यानी कि कौन ज़िम्मेदार है? ज़िम्मेदार तो ऑब्वियसली वो इदारे हैं, वो लोग हैं जिन्होंने इस सियासी निज़ाम को, जमहूरी अमल को यरगमाल बनाया हुआ है, हाईजैक किया हुआ है, और वो ताकतवर इदारे हैं जिन्होंने पार्लियामेंट, हुकूमत, अदलिया और मीडिया को दबाव में रखा हुआ है। तो ज़िम्मेदार तो वो सब लोग हैं, और ख़ासकर वो लोग हैं जो इस तमाम सूरत हाल में भी खामोश हैं। अच्छा मतीउल्लाह साहब, आप क्योंकि इदारों की बात करते हैं, आपकी अपनी सोच है और उसका खुलकर इजहार भी करते हैं, लेकिन अब जाहिर सी बात है उसमें हमारी काफ़ी एजेंसी भी आ जाती है, फ़ौज भी आ जाती है, लेकिन हम जब अपनी आवाम से बात करते हैं, जो इतनी पूरी पाकिस्तानी आवाम है वो तो बहुत इनसे मोहब्बत करती है, तो आपको क्यों लगता है, क्यों ये फ़ील होता है कि आपकी आवाज़ कहीं ना कहीं डिलीवर हो जाएगी या सुनी जाएगी, जबकि पूरी आवाम, पाकिस्तानी आवाम उनके साथ खड़ी है? देखें, मैं भी पाकिस्तानी आवाम का हिस्सा हूँ, मैं भी फ़ौज से मोहब्बत करता हूँ, मैं भी एक कर्नल का बेटा हूँ, एक मेजर का भाई हूँ और कर्नल का बहनोई हूँ, और मेरी पूरी फैमिली फ़ौज में रही है। मैंने सारी उम्र कैंटोनमेंट में गुजारी है, तो फ़ौज से तो हम सब मोहब्बत करते हैं। तो दुनिया में कोई ऐसा इदारा नहीं होता जिसमें काली भेड़ें नहीं होती। दुनिया में कोई ऐसा इदारा नहीं होता जिससे अवाम मोहब्बत करती है मगर उनके जुराइम पर पर्दा डालती है। आइन और कानून के मुताबिक चलना चाहिए, और कोई गलती जो है इंसान से ही होती है, फ़रिश्ता तो कोई भी नहीं है। सिर्फ फ़र्क ये है कि कुछ इदारे अपने आप को इतना फ़रिश्ता समझते हैं कि वो गलती तस्लीम ही नहीं करते। तो मैं ये समझता हूँ कि जो कोई गलती करता है उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए,
कि पाक फ़ौज के इदारे से कोई भी नफ़रत नहीं करता। आप ये भूल जाएं, मतीउल्लाह जान भी पाक फ़ौज के इदारे से मोहब्बत करता है। तो आप अगर ये कहेंगी कि मैं नफ़रत करता हूँ और आम मोहब्बत, ये बिल्कुल गलत है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि अगर पाक फ़ौज के इदारे से किसी से कोई गलती होती है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और अगर इन्वेस्टिगेशन में वो गलती सामने नहीं आती तो फिर तो ऑब्वियसली फिर जो गलत इल्ज़ाम लगा रहा है उसको माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन जिस मुल्क में इन्वेस्टिगेशन ही ना हो, जिस मुल्क में CCTV कैमरा ही ना मिले जाएँ, जिस मुल्क में नादरा के अदारे जो हैं वो अपनी रिपोर्ट ही ना पेश करें, महीने गुजर जाएँ, सुप्रीम कोर्ट भी उसमें उसके अहकामात के बावजूद भी कुछ पेशरफ्त ना हो इंक्वायरी में, तो फिर उस मुल्क में आप ये तो नहीं कह सकते कि सब फरिश्ते हैं। तो इसलिए जो जुर्म करता है सिर्फ उसको सज़ा मिलनी चाहिए, पूरे अदारे को बदनाम नहीं होना चाहिए। अच्छा, नहीं, ये तो मैं आपकी बड़ी खूबसूरत बात की कि वही बात है, हर जगह कुछ ना कुछ होता ही है, लेकिन पाक फ़ौज से आपकी भी मोहब्बत है, लेकिन आप अपनी ख़यालात का इजहार करते हैं। मुझे मेरा आखिरी सवाल ये है कि मुझे आप ये बताएं कि सारी चीज़ों को छोड़ें, हमारी जो साफ़ी बरादरी है, हमें ख़ुद को कहाँ सही करने की ज़रूरत है? देखिए, अपने गिरबान में तो झांकना चाहिए, और इसी उन्वान से मेरा प्रोग्राम भी था डॉन अखबार में। हम बाकियों पर भी तनकीद करें, लेकिन सबसे पहले हमारी जो तंजीमें हैं, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, उनको सहाफ़ियों को मज़ीद मुनज़्ज़म करना चाहिए। और उसके बाद जो प्रेस क्लब्स हैं, ख़ासकर नेशनल प्रेस क्लब, यहाँ पे स्क्रूटनी होनी चाहिए, क्योंकि हर शोबे की तरह प्रेस क्लब में भी और सहाफ़ती तंजीमों में भी ऐसे गैर सहाफ़ी अनासर आ गए हैं जो सहाफ़त से ज़्यादा किसी और के वफ़ादार हैं। और जैसे मैंने कहा, कोई भी इदारा करप्शन से पाक नहीं है, तो हमारे अंदर भी काली भेड़ें ज़रूर मौजूद होती हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई क्या होती है। मैंने बतौर सहाफ़ी एक प्रोग्राम किया, मुझ में इतनी हिम्मत थी और ज़रूरत थी कि मैं सहाफ़ियों की जो ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी है उन पर बात कर सकूँ। तो बाकी इदारों को भी थोड़ी हिम्मत और ज़रूरत करनी चाहिए कि जो उनके अंदर काली भेड़ें मौजूद हैं उनको आईन और कानून के मुताबिक जो है उनके साथ सलूक किया जाए। अच्छा मतीउल्लाह साहब, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ कराची से है, मैं इस्लामाबाद आई हुई हूँ, तो मैं कराची के हवाले से जानना चाहूँगी कि आपको तो पता है जितनी हुकूमतें आती हैं कराची को किस तरह से इग्नोर करती आई हैं, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, मामला सिर्फ कराची का नहीं है। कराची में तो सड़कों पे पड़ा वो कूड़ा करकट है ना जो नज़र आ रहा है, लेकिन इस्लामाबाद और पूरे पाकिस्तान में जो सियासी कूड़ा करकट इकट्ठा कर लिया है हमने, और जिन लोगों ने ये कूड़ा करकट पैदा किया है उसके ऊपर भी बात होनी चाहिए। उसकी सिर्फ़ और सिर्फ एक वजह है कि हमने सियासतदानों को, पार्लियामेंट को, जमहूरियत को, मुंतखब हुकूमतों को काम नहीं करने दिया गया। हमने उनके ख़िलाफ़ साजिशें की हैं। अगर वो लोग उनको तसलसल दिया जाता तो जिस तरह गंदा पानी जो है वो अगर बहता रहे तो वो भी साफ़ हो जाता है, तो इसी तरह करप्ट सियासतदान भी अगर अपना आइन और कानून के मुताबिक जो हैं वो चलते रहें, चाहे वो जितने भी बुरे हों, तो कुछ अरसे बाद वो भी बेनकाब हो ही जाते हैं। क्योंकि ज़िंदा मुआशरों में मीडिया, आज़ाद अदालतें, आज़ाद मीडिया और जो मुआशरा है और जो वोटर हैं वो सबसे बड़ा एहतसाब होते हैं। और मगर ये है कि सिर्फ सब्र करना चाहिए, पूरे मुल्क को फ़ौज के तर्ज पे नहीं चलाया जा सकता। जी, थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। बस आपसे यही कहूँगी कि अपना ख्याल रखें और पाकिस्तान से मोहब्बत करें।